नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे महान व्यक्ति की जीवन गाथा या ऐसे महापुरुष के बारे में रोचक तथ्य जो हो सकता है कि आप लोग उनसे परिचित हों, लेकिन हम आपको पुनः उन बातों को बताकर एक बार उनकी आने वाली गांधी जयंती पर उनको हम पुनः याद करने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी, इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ करता था। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का नाम जो था वो था करमचंद गांधी। और गुजरात में जो कल्चर है, गुजराती जो कल्चर है, उसमें पिताजी के नाम को जोड़कर बालक का नाम लिखा जाता है। जैसे गांधी जी का नाम था मोहनदास, तो उनके पिताजी का नाम करमचंद जोड़ के उनका नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनके जीवन पर इनकी माता एवं पिता दोनों का ही गहरा प्रभाव था। गांधी जी की जो पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से मात्र 13 वर्ष की आयु में संपन्न हो गया था। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी जी से कब संपन्न हुआ? जब गांधी जी केवल 13 वर्ष की आयु के थे। और सन थी 1883। गांधी का जन्म कब हुआ? 1869 में, 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। और 1883 यानी 1883 को गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी जी से संपन्न हुआ। गांधी जी की पत्नी और गांधी जी की माता जी के नाम में कंफ्यूजन रहता है बालकों को। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी और पुतलीबाई इनकी माता। अच्छे से आप लोग समझ लें, याद कर लें कि कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी और पुतलीबाई इनकी माता थी। आगे देखते हैं, गांधी जी अपने जीवन में प्रारंभ से ही या कहें कि प्रारंभिक जीवन से ही जुझारू, निर्भीक, निडर या साहसी व्यक्ति नहीं थे। गांधी जी अपने शुरुआती जीवन में, अपने बालकाल में थोड़े शांत स्वभाव के, शर्मीले और संकोची व्यक्ति हुआ करते थे। कारण यूं था कि गांधी जी की जो आवाज थी वो कुछ पतली थी, लड़कियों की तरह उनकी आवाज थी, सचिन तेंदुलकर की तरह उनकी आवाज थी। तो इससे उनको डर लगता था कि कोई उनका मजाक उड़ाने लग जाएगा। तो जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती थी तो वो सीधा दौड़ के अपने घर चले जाया करते थे। तो यूं गांधी जी जो थे वो अपने प्रारंभिक जीवन में निडर और साहसी नहीं थे। चलिए हम आगे बताते हैं कि गांधी जी का जो जीवन था वो किस प्रकार से आगे बढ़ा। बात यूं थी कि गांधी जी के जो पिताजी थे वो दीवान हुआ करते थे। दीवान का अर्थ है प्रधानमंत्री। कहां पे? बीकानेर में। शुरुआत में बीकानेर में वो योर हाइनेस के यहाँ पे दीवान थे, प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद वो राजकोट में भी एक अच्छे पद पर पदासीन हुए। तो यूं कह सकते हैं कि गांधी जी का जो बैकग्राउंड था या गांधी जी की जो फैमिली की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी मजबूत थी। एक अच्छे खासे पैसे वाले घर से गांधी जी बिलोंग करते थे। गांधी जी को पढ़ने के लिए बिलायत भेजा गया, बिलायत यानी इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड गांधी जी गए उस समय पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि गांधी जी गरीब थे या ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी एक अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग करते थे, पैसे वाली फैमिली को बिलोंग करते थे। जब वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए वहां उन्होंने पढ़ाई की, वकालत की, यानी एलएलबी की उन्होंने वहां पे पढ़ाई की। बैरिस्टर, बैरिस्टर जैसे पहले के टाइम में बैरिस्टर बोला जाता था, कि आज भी बोल देते हैं लोग कि बड़ा बैरिस्टर बना घूमता है, यानी बैरिस्टर को आज भी बहुत बड़ा पद माना जाता है गांव में या शहरों में भी। तो गांधी जी को बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में भेजा गया। तो गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई बैरिस्टर की पूरी की और लौटकर भारत में आए। भारत में आने के बाद में जब कोई व्यक्ति वकालत की पढ़ाई करके आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने क्या कार्य किया होगा? वकालत की होगी। वकालत करने जब वो एक बार कोई केस उनके हाथ में आया, जब वो वहां कोर्ट में गए तो वहां जज जो था वो उनको देखकर यूं हंसने लग गया। जब ये कुछ बोले तो वो हंसने लगा, बोला कि ये क्या लेकर आए हो यार ये कौन बोल रहा है, क्या लेकर आ गए? तो कोई बात नहीं, गांधी जी जो थे वो केस हार गए। लेकिन गांधी जी शुरुआत से ही यूं ऐसे गंजे या चश्मा वश्मा और ये धोती कुर्ता पहन के नहीं रहते थे।
शुरुआत में जो गांधी जी थे वो काफी स्मार्ट और हैंडसम बन के रहा करते थे, कोट वोट सूट वूट पहन के, लंबे बाल हुआ करते थे गांधी जी के, और मूछे मूछे रख के स्मार्ट गांधी जी, हैंडसम गांधी जी बन के घूमते थे। लेकिन आवाज जो थी वो लड़कियों वाली थी, तो यूं ऐसा हो गया कि वो अपना केस जो थे वो अदालत में हार गए। तो और भी जो केस थे, दो चार मेरे जैसे लोगों ने उनको दे रखे होंगे, उन्होंने भी अपने केस वापस ले लिए कि यार तू तो मरवा देगा हमको, फालतू में फांसी लगवा देगा, तेरे को देख के तो जज हंसने लग जाता है। तो गांधी जी की जो वकालत थी वो चल नहीं पाई इंडिया में। तो गांधी जी ने क्या किया कि एक प्राइमरी स्कूल ज्वाइन कर लिया। प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापक के तौर पर वो शिक्षण कार्य करने लग गए। अध्यापक के तौर पर भी उनको पढ़ाने का जो अवसर मिला था, उसको विद्यार्थियों ने जाके प्रधानाचार्य से, प्रिंसिपल से जाके, हेडमास्टर से शिकायत कर दी। बोले इनको तो हम नहीं पढ़ाने देंगे, बोले हम इनसे ही पढ़ना है तो सर मैम लेके रख दो एक। अगर ये मैम जैसी तो इनकी आवाज है, तो ये सर से पढ़ेंगे ही हम क्यों? अगर आपको ऐसी आवाज से पढ़ना है तो सर हमको फिर मैम ही लेके दे दो आप। तो वहां पर भी इनको निकाल दिया गया। तो इनका जो था टीचिंग कैरियर भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका। फिर क्या हुआ कि गांधी जी एक अच्छे परिवार से थे, तो उनके पिताजी ने उनको एक अच्छी फैक्ट्री वैक्ट्री खुलवा के दी, लेकिन फैक्ट्री में भी वो सफल नहीं हुए और उनकी फैक्ट्री भी बंद हो गई। जब बंद पड़ गई फैक्ट्री, तब गांधी जी अपने जैसे बेरोजगार होकर घर पे बैठ गए। आगे हुआ कि गांधी जी के जो पिताजी थे, करमचंद गांधी, इनके एक दोस्त हुआ करते थे, एक मित्र हुआ करते थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला भाई। जिनका नाम था अब्दुल्ला भाई। और उस समय में अब दक्षिण अफ्रीका में कई भारतीय जो थे उनको दक्षिण अफ्रीका में मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता था। किस लिए? मजदूरी करने के लिए। कौन ले जाता था? अंग्रेज। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जो था उस समय अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, और दक्षिण अफ्रीका में सोने ओने की खदानें होती थी, तो वहां पर मजदूरी करने के लिए यहाँ से भारतीय लोगों को ले जाते थे, उनसे एग्रीमेंट साइन कराते थे। क्या साइन कराते थे? एग्रीमेंट। उनको बताते थे कि तेरे को ये सहायता मिलेगी, ये सैलरी मिलेगी, ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, ये तुझे खाने को मिलेगा। तो उनसे वो बाकायदा एग्रीमेंट साइन कराते थे। लेकिन वो एग्रीमेंट जो साइन कराते थे, वो अपने वाले जो लोग थे उनसे एग्रीमेंट बोला नहीं जाता था। तो अपन लोग आके क्या बोलते थे गांव में कि हमने गिरमिट साइन कर लिया। गिरमिट क्या बोलते थे उनको? कि गिरमिट क्या है? कि हमने ये तो गिरमिट साइन करके आया है। तो बाद में जो लोग साउथ अफ्रीका जाते थे, दक्षिण अफ्रीका में जाते थे, तो उनको, क्योंकि वो एग्रीमेंट साइन करके जाते थे और एग्रीमेंट अपने वाले से बोला नहीं जाता था, तो अपन लोग बोल देते थे गिरमिट साइन किया है। तो अपन लोगों को, जो लोग वहां जाते थे, उनको गिरमिटिया बोला जाने लगा। एग्रीमेंट से शब्द बना था गिरमिट और गिरमिट से बना था गिरमिटिया। तो जो लोग साउथ अफ्रीका में नौकरी करने जाते थे, मजदूरी करने जाते थे, उनको बोला जाता था गिरमिटिया। गिरमिटिया। तो अब्दुल्ला भाई जो थे वो पहले तो यही काम करने के लिए गए हुए थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन अब्दुल्ला भाई एक गुजराती थे, तो उन्होंने वहां पर अब थोड़ा बहुत अपना व्यवसाय जमा लिया, धीरे धीरे ग्रोथ कर ली, उन्नति की, और अच्छा खासा उन्होंने वहां पर पैसा कमा लिया। जब अच्छा पैसा कमा लिया, तो जब पैसा हो गया तो जायदाद के लिए लड़ाइयां भी परिवार में हुई। तो जब जायदाद के लिए लड़ाइयां हुई, तो वो केस जो था वो कोर्ट में गया। केस जो था वो कोर्ट में गया। अब पीढ़ी दर पीढ़ी का केस था कि इनकी इतनी प्रॉपर्टी, इनकी, तो घरेलू बंटवारा हुआ करता था। वो गुजराती भाषा, भाई गुजराती ये व्यक्ति थे, तो ये लोग जो घरेलू बंटवारा कर लेते थे वो गुजराती भाषा में लिखा करते थे। गुजराती भाषा में लिखा होने के कारण जो वहां दक्षिण अफ्रीका को जो जज था, वो उस एग्रीमेंट जो उनका आपस में हुआ था, जो बंटवारा हुआ था, उसको वो पढ़ने में असमर्थ था। वो पढ़ नहीं पा रहा था कि तुम्हारा ये बंटवारा कैसा है। दूसरी, जो ये लोग थे, अब्दुल्ला भाई के जो घर वाले थे, ये लोग गुजराती तो जानते थे, लेकिन ये इंग्लिश नहीं जानते थे कि ये अपना बंटवारा उस अंग्रेज जज को समझा सकें। तो वहां जरूरत एक ऐसे व्यक्ति की पड़ गई जो गुजराती भी जानता हो और अंग्रेजी भी जानता हो, जो गुजराती से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके इनको समझा सके जज को, और जज जो बोले वो बात इन गुजरातियों को समझा सके, यानी अब्दुल्ला भाई और इनके परिवार को समझा सके। तो ये ढूंढने के लिए, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढने के लिए वो आए गुजरात में। यहां उनकी मुलाकात हुई करमचंद गांधी से। करमचंद गांधी उनके दोस्त हुआ करते थे, तो उन्होंने उनसे बोला कि यार कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो करमचंद गांधी जी बोले कि यार अपना वाला ही बेटा ही फ्री बैठा हुआ है, ये तो वकालत करके भी आया है और इसको इंग्लिश भी आती है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा इसको लेके आप चले जाइए। बोले ये को वकालत भी आती है? बोले वकालत तो तू रहने दे, बस इतना करे ट्रांसलेट कर देना, वकील तो मैंने बड़े बड़े वहां लगा रखे हैं, कोई बात नहीं। ये इनको लेके गए दक्षिण अफ्रीका में।
अब जब गांधी जी थोड़े होशियार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वकालत तो की हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, मामले को कोर्ट में जाने से पहले बाहर बिठा के सॉर्ट आउट कर दिया। बोले ये तू रख ले, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तू रख ले, ये तू रख ले। गांधी जी वहां पर दुकान गांधी जी की जम गई। जो वहां के आसपास के लोग थे उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला भाई का केस इसने घर बैठे निपटा दिया है, तो जो वहां के भारतीय लोग जो थे, जो दक्षिण अफ्रीका में मजदूरी कर रहे थे, वो लोग अपने छोटे मोटे केस लेके गांधी जी के पास आने लग गए। जब गांधी जी के पास वहां छोटे मोटे केस आने लगे, तो गांधी जी की जो दुकान थी वो दक्षिण अफ्रीका में जम गई। तो गांधी जी फिर कुछ समय के लिए वहीं पर रुक गए। अब वहीं पर इनके साथ में एक केस हुआ कि एक बार क्या था, गांधी जी कहीं पर ट्रेन से जा रहे थे। जब ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास में वो बैठे हुए थे। फर्स्ट क्लास में मैंने तो आज दिन तक ट्रेवल किया नहीं, लेकिन गांधी जी उस समय भी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में वहां पर बैठते थे अंग्रेज, यानी इकोनॉमिक रूप से प्रबल लोग जो थे, मजबूत लोग जो थे, और गांधी जी ठहरे अपने भारत के काले व्यक्ति। तो जब गांधी जी उसमें चढ़े फर्स्ट क्लास में, तो वहां बैठे हुए कुछ अंग्रेजों ने देखा, बोले ये कालू तू यहां कैसे बैठा है, चल नीचे उतर। तो गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, बोले कि मेरे पास टिकट है जैसा तुम्हारे पास है। तो बोले नहीं नहीं, तू यहाँ नहीं बैठ सकता, तू पीछे वाले। नीचे उतार दिया गांधी जी को। गांधी जी को नीचे उतार दिया। उस समय सर्दी का था, भयंकर सर्दी पड़ रही थी। गांधी जी स्टेशन पर उतरे, जाके टिकट वाले से टिकट मांगा, तो उसने भी मना कर दिया, बोले तू फर्स्ट क्लास का टिकट मांग रहा है। तो गांधी जी ने थोड़ा रौब झाड़ा, इंग्लिश झाड़ी, थोड़ा अपनी वकालत झाड़ी, तब उसने टिकट तो गांधी जी को दिया। टिकट तो गांधी जी को मिल गया। दूसरी ट्रेन आई, लेकिन घटना सेम ही घटना उनके साथ फिर भी हुई, लेकिन उस ट्रेन में कोई एक भला अंग्रेज बुरा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा बैठने दो उसको, उसके पास भी अच्छा टिकट है जैसा हमारे पास टिकट है। गांधी जी ने यात्रा की, लेकिन गांधी जी के दिमाग में ये बात घर कर गई। फिर उन्होंने वहीं दक्षिण अफ्रीका में ही रहते हुए एक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन, यानी सत्य के लिए आंदोलन, या सत्याग्रह। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर यह आंदोलन बना, या दो शब्दों से मिलकर ये जो शब्द है ये बना है सत्य आग्रह। यानी सत्य यानी न्याय, और आग्रह यानी प्रयास करना, यानी न्याय के लिए प्रयास करना। और सविनय यानी विनय पूर्वक से, विनय, कोई झगड़ा नहीं, कोई हिंसा नहीं, अहिंसात्मक रूप से हम न्याय के लिए आग्रह करेंगे, बराबरी का जो है अधिकार हमको मिलना चाहिए। पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रकार के आंदोलन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ। कोई बात नहीं, जब ऐसा आंदोलन चला तो गांधी जी जो थे वो काफी फेमस हुए साउथ अफ्रीका में, तो उनका नाम जो था वो भारत में भी आने लगा। तो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे वो चंदा देने और उनसे मिलने के लिए गांधी जी से अफ्रीका जाया करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी भी एक बार उनसे मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने जाके देखा, तो भारत में जब वो वापस लौट के आए तो बोले बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा स्पीच देता है, और भीड़ को बांध के रखने की उसके अंदर एक जबरदस्त शक्ति है, और बोलता क्या गजब है लड़का। तो उन्होंने आगे तारीफ की। तो यूं था कि गांधी जी थे तो साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो प्रसिद्धि जो थी वो उनको भारत में वहीं रहते रहते मिलने लग गई थी, कि वो अंग्रेजों के खिलाफ वहां हिंदुस्तानी व्यक्ति जो वहां पर हैं उनके लिए एक व्यक्ति जो है हमारे यहाँ का वो वहां लड़ रहा है। इस बात से गांधी जी को जो प्रसिद्धि थी वो भारत में भी मिलनी प्रारंभ हो गई थी। अब हम देखते हैं कि गांधी जी वहां रहते रहते काफी प्रसिद्ध हुए। वहां एक बार उनको जेल भी जाना पड़ा था। वहां से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस जो है लौट कर आए 9 जनवरी 1915 को। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को लौट के आए, तो उस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिस दिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटकर आए थे 9 जनवरी 1915 को। उस समय में क्या था कि एक युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो उसी के बीच में 1915 में गांधी जी वापस लौट के आए। तो गांधी जी कुछ एक जो आंदोलन थे उन्होंने यहाँ दक्षिण अफ्रीका में जो उनको सम्मान मिला वो कुछ यूं भी था कि डच किसान जो थे वो उनको बोर कहा जाता था। डच किसान, जैसे अपन लोग यहाँ भारत के लोग भी वहां मजदूरी करने गए हुए थे, ऐसे ही डच किसान भी थे जो वहां पर अपना काम करते थे। तो ये लोग अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने जब दक्षिण अफ्रीका में अपना कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया था,
तो उस समय जो डच किसान थे वो विद्रोह करने लगे, क्योंकि ये चाहते थे अंग्रेज की सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो अंग्रेजी भाषा में चलें। लेकिन जो डच थे वो नहीं चाहते थे, डच चाहते थे कि ये हमारी व्यवस्था जो है हमारी लैंग्वेज में ही चलनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं होने दे रहे थे, लेकिन गांधी जी ने इसमें अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक यही एक व्यवस्था ये थी जुलू। जुलू जो एक जनजाति है दक्षिण अफ्रीका में ही, इनका क्या था कि ये लोग भी विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का किसी कारण के लिए, तो उनको भी गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस बात से ये साबित होता है कि गांधी जी पूर्ण रूप से ऐसे नहीं थे कि किसी एक को सपोर्ट करने की ठान ली तो अब उसी को सपोर्ट करके रहेंगे। जैसे आज के टाइम में है, जैसे मैंने सपोर्ट करना सोचा कि मैं किसी एक नेता को सपोर्ट करूंगा, तो वो अच्छा कर रहा है तो भी मैं उसका सपोर्ट करूंगा, बुरा कर रहा है तो भी मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूं। गांधी जी में ये प्रवृत्ति नहीं थी। गांधी जी ने देखा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज इस मामले में सही है, तो उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। इसके लिए इनको गांधी जी को वहां पर अंग्रेजों ने मेडल भी दिया था। अब गांधी जी वहां से लौटकर जब आए 1915 में, 9 जनवरी 1915 को, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला। यहां भी जो गांधी जी थे उन्होंने आगे बोला कि आप लोगों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। अंग्रेज जो है वो एक ऐसे देश के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं जो काफी खराब देश है, जर्मनी, जो सभी से युद्ध लड़ता रहता है, उसके खिलाफ अंग्रेज युद्ध लड़ रहे हैं। हम सबको अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। अब इसमें केवल गांधी जी नहीं, पूरी जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी उसमें शामिल थी। तो गांधी जी का अकेला ऐसा मानना नहीं, गांधी जी के ज्यादा कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी गांधी जी भी इसी राय को मानते थे। तो गांधी जी क्या घूम घूम के गांव में जाते थे और जो नौजवान मिलता, युवक हष्टपुष्ट, उसको कहते थे कि तुम अंग्रेजों की आर्मी को ज्वाइन करो और उनके लिए युद्ध लड़ो जर्मनी के खिलाफ। अब हम आगे चलते हैं तो उस युद्ध में गांधी जी से लोग डरने लगे। जो नौजवान थे वो गांधी जी को देख के भग जाते थे, कि जैसे आजकल के कोई फौजी भाई साहब आ जाते हैं, मुझे माफ करना फौजियों, मैं आपकी कोई खिंचाई नहीं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप जो कहते हैं वो अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन जो नौयुवक हैं हमारे जैसे, वो लोगों के लिए वो लगता है कि ये क्या परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे ही गांधी जी को देख के जो नौयुवक थे वो डरने लग जाते थे। जैसे फौजी भाई होते हैं वो रिटायर होके गांव में आ जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि दौड़ लगाया करो, भागो दौड़ो, वो बताते हैं। तो वो बातें क्या होती हैं, नवयुवकों को चुभती हैं कि ये क्या ज्ञान की बात बता रहे हैं, लेकिन वो अच्छे के लिए ही बताते हैं। तो ऐसे ही गांधी जी ने जो बातें बताते थे वो वहां नवयुवकों को क्या थी, वो डरने लग जाते थे कि यार ये आएगा फौज में भर्ती करने के लिए बोलेगा। तो इन सब बातों को देखते हुए गांधी जी जो थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समर्थन में भी थे, और कहीं उनको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। केवल ये प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब इनको ट्रेन वाले केस में इनको अंग्रेजों ने उतार दिया ट्रेन से। उसके पहले गांधी जी को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे खासे परिवार से थे, इंग्लिश आती थी, वकालत हो गई थी, ठीक ठाक दुकान उनकी चल भी रही थी वकालत की दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन जब ये केस हुआ तब से वो थोड़े गांधी जी जो थे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। केस यहाँ चल रहा था। बाकी जब ये मैटर हुआ इसके बाद में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में गांधी जी को सभी जो पार्टियां थी वो अपने में जोड़ने के लिए बुलाने लग गई। मुस्लिम लीग थी, वो चाहती थी गांधी जी हमें ज्वाइन कर लें, कांग्रेस चाहती थी हमें ज्वाइन कर लें, इसी प्रकार और भी जो समय में पार्टियां भारत में थी वो सभी चाहती थी कि गांधी जी ज्वाइन करें। लेकिन गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने भी बोला कि आप 1 साल पहले भारत भ्रमण करें, पहले आप देखें कि भारत है क्या और कैसा है, अभी आप भारत को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। गांधी जी ने ऐसा उचित समझा और गांधी जी 1 साल तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। बाद में जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, लखनऊ में जब एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी का समझौता हुआ, उसके बाद उसी मीटिंग में नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ। उस टाइम भी गांधी जी थे बैक में थे, पीछे बैठे हुए थे, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हुआ था। वहीं पर एक व्यक्ति आया चंपारण से, राजकुमार शुक्ल, चंपारण से राजकुमार शुक्ल, चंपारण जिला है, यहां से आए थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने आके बोला गांधी जी आपको मेरे साथ चंपारण चलना पड़ेगा, वहां नील के जो किसान हैं वो बहुत ही परेशान हैं, अंग्रेजों ने उनके ऊपर जुर्म ढाने की एक जो सीमा है वो क्रॉस कर दी है। तो गांधी जी बोले कौन है तू, कहां से आया, मैं नहीं जानता चंपारण ना, मैं जा रहा हूं कहीं। गांधी जी वहां से अब उठे और अपने वो मीटिंग के बाद में अपने आश्रम चले गए, साबरमती आश्रम में। वहां जाने के बाद भी जो शुक्ल जी थे
राजकुमार शुक्ल जी वो उनके पीछे पीछे उनके आश्रम तक चले गए। जहां भी गांधी जी जाते तो राजकुमार शुक्ल उनके पीछे पीछे बने रहते थे। बाद में गांधी जी ने उससे पूछा, चलो ठीक है भाई चलेंगे तेरे यहाँ भी, क्यों पीछा कर रहा है? तो उसने नहीं नहीं ऐसे नहीं, डेट बताओ, तारीख बताओ, कब आओगे कब नहीं आओगे। तो गांधी जी ने चल रही ठीक है तेरे साथ चलते हैं। बाद में गांधी जी जो थे वो चंपारण गए। वहां जाके उन्होंने पूरा मैटर समझा कि आखिर भाई नील वाला क्या मैटर है, क्या मामला है। तो मामला कुछ यूं था, जो वहां बटाईदार किसान थे, बटाईदार किसान जो थे वो 3/20 पर नील की खेती चल रही थी। 3/20, 3/20 पर। कहने का अर्थ यह है कि जैसे किसी के पास में 1 बीघा है, 1 बीघा खेती है, तो 20 हिस्से जो होंगे, 20 हिस्से, इस 1 बीघा में 20 हिस्से कर लिए जाएंगे। 20 हिस्से में से 3 हिस्से में आपको नील उगानी होगी। क्या उगानी होगी? नील। और 17 हिस्से में जो भी आप चाहे वो आप उगा सकते हैं। इसके एवज में अंग्रेज पैसे देते थे। आप पैसे पहले रख लो, पेमेंट आप पहले ले लो, 3 हिस्से में आप नील उगाओ, नील उगाने के बाद में आप हमें ये दे दो, पेमेंट आप पहले ले लो। और इस चीज का वो एग्रीमेंट करते थे बाकायदा। तो जो व्यक्ति भी इच्छुक होता था, वो ज्यादातर मोस्टली जो लोग थे वो इच्छुक थे, बोले 3% ही तो करना है, 3 भाग में कर देंगे, पेमेंट ले लेते हैं। लेकिन जब नील उगाई 2 वर्षों तक, 2 वर्षों तक नील उगाने के बाद किसानों को पता चला कि जिस हिस्से पर नील उगाई गई है वो हिस्सा अब उर्वरक है ही नहीं, वो उपजाऊ नहीं बचा है। अब उस पर कोई भी दूसरी फसल भी नहीं उग रही है। नील तो छोड़ो, वहां चावल भी उस हिस्से पर नहीं उग रहा है। तो जो किसान थे वो गए अंग्रेजों के पास, बोले हम नहीं उगाएंगे नील, इसमें तो ये हमारी जमीन खराब हो गई। बोले नहीं नहीं, जमीन तो खराब हो गई वो तो एक अलग बात है, लेकिन नील तो उगानी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा एग्रीमेंट है। अब जो किसान थे वो काफी परेशान हुए। बोले अगर एग्रीमेंट है तो वो, अगर एग्रीमेंट आप तोड़ेंगे तो आप फिर आप फाइन दे दें। तो ऐसे जो थे वो किसान काफी वहां टॉर्चर हो रहे थे। उनकी जो जमीन थी वो खराब होती चली जा रही थी, अनुपजाऊ होती चली जा रही थी। किसानों ने प्रयास भी किया, कुछ किसानों ने, लेकिन कोई ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली अंग्रेजों के खिलाफ। कुछ किसानों ने मुआवजे के रूप में जैसे 100 रुपए उनसे ले लिए, किसी से कुछ ले लिया, इस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि ऐसे उन्होंने रुपए अंग्रेज ले लिया करते थे, लूट लिया करते थे। तो गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल वगैरह और भी जो थे उन सबको इकट्ठा किया। राजेंद्र प्रसाद वगैरह को, जो हमारे देश के बाद में राष्ट्रपति बने, इन सबको इकट्ठा करके गांव में घूमने लग गए। वो गांव गांव में घूमते थे। बोले अब आप बताओ किसकी कितनी खेती थी, आपके पास कितनी खेती थी, कितने बीघा थी, आपने कितने में नील उगाई, कितनी नील आपकी बनी, कितनी नील आपने बेची, कितना पैसा आपने लिया, आपसे कितना फाइन लगा। तो वो पूरी अपनी डायरी मेंटेन करने लगे, घूमने लगे। बात जो थी ये मजिस्ट्रेट के पास पहुंची। तो मजिस्ट्रेट ने समन भेजा, बोले मोहनदास करमचंद गांधी आप जो भी हैं, तुम तुरंत चंपारण छोड़ के यहां से चले जाओ तत्काल। गांधी जी ने उसी आदेश पर लिखा, मैं नहीं जाऊंगा, शाविनय मैं अवज्ञा करता हूं आपके इस आदेश की। ये जो शब्द था शाविनय अवज्ञा, शाविनय अवज्ञा, इसका बहुत महत्व है। शाविनय अवज्ञा ये अंग्रेजों के लिए एक अनोखी चाल थी, अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग चाल, एक अलग स्ट्रेटजी जिससे अंग्रेज परिचित नहीं थे। एक ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि मैं सविनय यानी मैं विनय पूर्वक, अवज्ञा यानी आज्ञा का, आज्ञा में उल्लंघन कर रहा हूं, आपने जो ऑर्डर दिया है उसका मैं उल्लंघन कर रहा हूं, सविनय विनय पूर्वक। अब ये अंग्रेज भी आश्चर्यचकित हो गए, बोले अब करें तो करें क्या। भाई वो व्यक्ति लड़ भी नहीं रहा है और वो व्यक्ति तो केवल घूम रहा है। क्या इस देश में व्यक्ति को शांति से घूमने की भी आजादी नहीं है? अंग्रेजों के लिए ये पैंतरा जो था बिल्कुल नया था।
बाद में गांधी जी को बुलाया गया, बोले भाई तू चाहता क्या है? तो गांधी जी बोले मैं चाहता हूं कि जो ये किसान हैं, जो ये बटाईदार किसान है, इनको जो लूटा गया है, इनसे टैक्स या इनसे जो आप लोगों ने रुपए हड़पे हैं इनसे, वो वापस कर दिए जाएं और इनकी जमीनें जो हैं वो वापस कर दी जाएं। फाइन के रूप में आप लोगों ने जो रुपए ले लिए वो इनको वापस कर लिए जाएं। बाद में उनको जांच समिति जो बनाई गई उसमें गांधी जी को सदस्य भी बनाया गया। पहली बार ऐसा हुआ होगा, जो आप भी देखेंगे कि जब किसी भी मामले की जो जांच समिति बनती है उसमें सदस्य जो बनाए जाते हैं वो जज बनाए जाते हैं, किसी कोर्ट के जज हो गए, कोई प्रभारी हो गया, कोई एनजीओ का कोई हो गया, इस प्रकार के। लेकिन जैसे कोई आंदोलन कर रहा है तो उस आंदोलन वाले व्यक्ति को ही सदस्य नहीं बनाया जाता है। बोले ये तो आंदोलनकारी है, इसको ही सदस्य क्यों बनाएंगे? लेकिन गांधी जी को सदस्य बनाया गया उस जांच समिति का। तो गांधी जी से पूछा गया, बोले क्या है, मामला क्या है? उस जांच समिति ने, गांधी जी ने अपनी पूरी डायरी पटक दी, बोले ये ले मामला, मैं सामने हूँ, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो जा जाके पूरा मैंने इकट्ठा किया है। पूरा मैटर उन्होंने वहां बता दिया। वहां पर किसानों के पैसा जो था उनको मिला, मुआवजा मिला, जमीनें वापस हुई कुछ। अच्छा, यही जब केस चल रहा था, यहां पर गांधी जी की जो थी वो थोड़ी जीत हुई। जीत हुई का मतलब है कि अंग्रेज वहां पहली बार भारत में झुके, पहली बार अंग्रेज जो थे वो झुके चंपारण में। बाद में यही जो समय चल रहा था जब ये चंपारण वाला, उसी टाइम में भारत में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग उसी समय में, प्लेग के टाइम में जो विक्रम साराभाई हैं, जो आप जानते हैं, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक हुए विक्रम साराभाई, इनके पिताजी थे अंबालाल साराभाई। गांधी जी के परम मित्र थे अंबालाल साराभाई। ये गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब गांधी जी को पैसे भेजते थे। बाद में जब गांधी जी भारत में आए तो उन्होंने भारत में भी जो गांधी जी ने आश्रम बनाया, उस आश्रम वगैरह में भी ये सहयोग किया करते थे। और इनकी जो बहन थी, सिस्टर जो थी, वो गांधी जी की सच्ची शिष्या भी थी। गांधी जी कि राह पर ये थोड़े बहुत चलते थे तो इन्होंने क्या किया, जब भारत में प्लेग फैला, जब कोई बीमारी आती है तो क्या है कि जो भला आदमी कोई होता है तो वो भत्ता दे देता है। यानी जैसे किसी की तनख्वाह 100 रुपए है तो उसने कहा कि बीमारी भाई चल रही है, तेरे यहाँ कोई बीमार हो जाए तो ऐसा कर 20 रुपए तू एक्स्ट्रा ले ले, टोटल तू जब तक ये बीमारी चल रही 120 रुपए लेता रहे। जैसे अभी कोरोना चला तो कोई भला मानुस हो तो उसने कहा कि तेरी तनख्वाह 100 रुपए है, ऐसा कर जब तक कोरोना चल रहा है तुझे 120 रुपए देता रहूंगा। नौकरी पे माया काम करता है, तेरे यहाँ हो सकता है कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो ले 120 रुपए ले ले। तो ऐसे विक्रम साराभाई के जो पिताजी थे अंबालाल साराभाई, ये अपने कर्मचारियों को 20% प्लेग भत्ता देने लगे। लेकिन जब प्लेग भारत से समाप्त हुआ तो उस समय जो होता है कि जब कोई बीमारी में तुम्हें भत्ता मिल रहा है तो जब वो बीमारी खत्म हो जाएगी तो वो भत्ता स्वाभाविक सी बात है खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन भारत का आदमी जो है वो एक बार अगर किसी को ऐसा मिलने लग जाए ना फ्री का, तो वो छोड़ने के नाम नहीं लेता फिर। तो बाद में जब ये प्लेग खत्म हुआ तो अंबालाल साराभाई बोले कि अब ये भत्ता तो बंद हो जाएगा आपका, 100 रुपए जैसे आपकी सैलरी है तो आपको यही मिलेगी। तो जो मजदूर वर्ग था उसने बोला नहीं, हम ये अब 100 नहीं लेंगे, हमको तो अब 120 रुपए चाहिए। विक्रम साराभाई के जो पिताजी थे अंबालाल साराभाई, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको वही तनख्वाह देंगे। ये मैटर पहुंचा गांधी जी के पास, जो मजदूर वर्ग थे वो गांधी जी के पास गए। गांधी जी से बोले बोले ऐसा ऐसा मैटर है, वो अंबालाल साराभाई हमको रुपए नहीं दे रहे हैं, 120 रुपए उन्होंने तनख्वाह की थी प्लेग के टर्म में और अब घटा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जाओ आंदोलन करो। बोले नहीं आप भी चलो। तो गांधी जी भी उस आंदोलन में आ गए सड़क पे। अब जब गांधी जी सड़क पे आ गए तो अंबालाल साराभाई बोले गांधी तू, भाई तेरे लिए तो मैंने सब कुछ किया, तू मेरे विरोध में है या इनके साथ है या मेरे साथ है? गांधी बोले नहीं नहीं, हम तो हमेशा गरीबों के साथ है और ये इनका हक है। गांधी जी बोले तो ठीक है तू बैठ। गांधी जी बोले आमरण अनशन, ठीक है बैठा रहे। उसी टाइम में जो अंबालाल साराभाई की जो सिस्टर थी वो पहुंची उनके आश्रम में गांधी जी के। बोले कहाँ गांधी जी, कहाँ? बोले वो तो आपके भाई के खिलाफ आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने फैमिली प्रेशर बनाया होगा, कुछ ना कुछ बनाया होगा जाके, तो गांधी जी को बुलाया। बोले आओ यार बार्गेनिंग कर लेते हैं।
बोला बैठाया घर पे, बोले बताओ कितना तुम्हें चाहिए? गांधी जी बोले पूरा 120, 20% जो पूरा भत्ता था वो पूरा। बोले इतना तो मैं नहीं दूंगा। बोले कितना मिलेगा? बोले 35% मिलेगा। जैसे 20 रुपए बढ़ाए थे तो उसमें से 20% बढ़ाया, तो बोले 20% का 35% मैं इंक्रीज करूंगा। तो बोले ठीक है चलो। इतनी बात मानकर गांधी जी बाहर जब आए घर से तो उन्होंने विक्ट्री साइन किया। किसान खुश हो गए, बोले गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। गांधी जी बोले नहीं, मेरी जिंदाबाद मत करो, मजदूर एकता जिंदाबाद। तो मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगे। बाद में किसानों ने पूछा कितना हुआ? बोले 35% बढ़ा। बोले इतना ही कम में मान गए आप? बोले बात ये नहीं कि पैसे कम मिल रहे ज्यादा मिल रहे, बात ये है कि हमने एक मिल मालिक को झुका दिया। सम्मान देखिए आप, हमने एक मिल मालिक को झुका दिया, ये बड़ी बात है। पैसे कम मिल रहे या ज्यादा मिल रहे वो बड़ी बात नहीं है। तो यूं कुछ गांधी जी की जीवन गाथा है। कुछ रोचक तत्व जो थे वो हमने आपको आज बताने की कोशिश की। बड़ी वीडियो बनेगी क्योंकि गांधी जी का जो जीवन है वो कई पहलुओं से मिलकर बना हुआ है। संभव नहीं है कि हम गांधी जी का पूरा जीवन एक वीडियो में कवर कर पाए, उनके रोचक तथ्यों को। गांधी जी एक महान व्यक्ति, महान आदर्श और एक ऐसे व्यक्ति जिनकी राह पर चलने के लिए हमें लोग बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, और हमें उनकी राह पर चलना भी चाहिए। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।